हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया एकदम। चलिए, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? एरर एस्टिमेशन। बच्चों, हमें पता है कि कोई भी हम मेजरमेंट लेते हैं तो वो कभी भी ट्रू वैल्यू नहीं बन सकती। ट्रू वैल्यू से करीब आ सकता है आंसर, मतलब कि आंसर एक्यूरेट हो सकता है, आंसर प्रिसाइज भी हो सकता है, लेकिन एररलेस ये बोल नहीं सकते। ठीक है, वहां पे कहीं ना कहीं एरर तो आने ही वाली है, एरर होगी ही होगी। ठीक है, ये हमें पता है। जैसे कि हम एरर का एक फॉर्मूला भी देखे थे, एरर को कैसे कैलकुलेट करना है, तो हमने देखा था कि एरर इज नथिंग बट इक्वल टू क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, है कि नहीं? इट इज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे पास कोई भी मेजरमेंट होगा तो वो ट्रू वैल्यू से कुछ तो डिफर करने वाला है, तो यहां पे कहीं ना कहीं एरर तो आने वाली है। तो अगर मैं किसी रीडिंग का, अगर सच में मेरे मेजरमेंट को मैं अच्छे से लिखना चाहूं, ठीक है, अच्छे से लिखना मतलब कि जो भी मुझे मेजरमेंट मिला है वो मेजरमेंट को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं ताकि सामने वाला जो बंदा है उसको भी समझ में आए कि भाई इसने जो रीडिंग लिया है ना, वो रीडिंग ये तो हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि ये रीडिंग में इतनी एरर आ सके। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहां पे कोई भी मेजरमेंट को ना बच्चों हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं। मेरी जो मेजर्ड वैल्यू होती है ना, जैसे कि मान लो कि मैं अगर उसको ही ऐसे लिखना चाहूं तो मैं लिखूं कि ट्रू वैल्यू इज नथिंग बट इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू प्लस और माइनस एरर। ठीक है, मतलब कि कोई भी हमारा मेजरमेंट जो भी होगा वो मेजरमेंट कुछ ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कुछ तो एरर है ही। वो पॉजिटिव हो सकती है, वो नेगेटिव हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इफ यू वांट टू अचीव दिस ट्रू वैल्यू तो आपको कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, भाई मेरी जो मेजर्ड वैल्यू आई ना वो मेजर्ड वैल्यू प्लस और माइनस एरर। ठीक है, या तो वो एरर ज्यादा है तो आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, अगर एरर आपके पास कम है, मतलब कि ट्रू वैल्यू से आपका मेजर्ड वैल्यू कम आया है, तो आपको एरर को ऐड करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमें जो रिजल्ट मिला था ना, जैसे कि सोचो मैंने बताया था आपको एक एक्सपेरिमेंट भी, मैंने बोला था कि भाई मान लो कि एक ऐसा एलिमेंट है जैसे कि वेइंग मशीन है, ठीक है, उसमें एक पहले से एरर है। कौन सी वाली एरर है? जीरो एरर, मतलब कि वो जीरो नहीं शो कर रहा है, वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? 10 kg से। ठीक है, तो उसमें पहले से एरर है। तो मुझे पता है कि यहां पे एरर पहले से है। कितनी एरर है? अगर मैं इसको बोलना चाहूं तो ये -10 kg की एरर है। क्यों नेगेटिव आई एरर? क्योंकि जो भी मैं रीडिंग लूंगा उसकी जो ट्रू वैल्यू होगी उससे मुझे मेजर्ड वैल्यू हमेशा ज्यादा ही मिलने वाली है। तो यहां से ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? -10। ठीक है, मैंने बोला कि भाई मुझे ये वेइंग मशीन है, उसने 90 kg दिखाया, तो रियलिटी में मेरी ट्रू वैल्यू क्या होगी? ट्रू वैल्यू होगी 80 kg। लेकिन क्योंकि ये मेरी मेजर्ड वैल्यू जो भी है वो 90 kg है, तो मुझे यहाँ पे एरर क्या शो करेगी? एरर शो करेगी -10 kg। तो कहीं ना कहीं ये मुझे रास्ता दिखाता है। ये क्या रास्ता दिखाता है? भाई एक काम करो, अगर आपको ट्रू वैल्यू चाहिए ना, समझना ध्यान से, अगर आपको ट्रू वैल्यू चाहिए ना तो आप क्या करो, ये जो आपका आंसर है ना मेजर्ड वैल्यू, उसमें ये एरर को ऐड कर दो। या फिर बोलेंगे कि ये एरर, क्योंकि खुद ये नेगेटिव है इसलिए हमें ऐसा बोल रहा हूं। या फिर ऐसा सोचो कि मान लो कि आपको नेगेटिव साइन से लेना देना नहीं, आपको पहले से पता है कि ये मशीन ना 10 kg ज्यादा दिखा रहा है, ज्यादा कम में नहीं पड़ते, सिर्फ 10 kg की एरर दिखा रहा है, ऐसा अगर हम समझे तो आप ऐसा समझ लो कि अगर आपको ट्रू वैल्यू तक पहुंचना है, ये ज्यादा दिखा रहा था तो हमने क्या किया? 10 में से 10 को माइनस, सॉरी 90 में से 10 को माइनस कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो आगे जो साइन लग रही थी ना, ये साइन क्या इंडिकेट करती है? उसको रिजोल्व करने क्या प्रोसीजर फॉलो करने को बोलती है। ठीक है, वो बताती है कि आप कैसे एरर को नलीफाई कर सकते हो। ठीक है, ये ऐसा समझा रही है कि भाई एक काम करो, 90 में से 10 को सबट्रैक्ट कर दो। माइनस का मतलब क्या होता है? आपकी एरर ज्यादा आई, मतलब कि आपको अगर ट्रू वैल्यू पे पहुंचना है तो क्या करो, आपका जो मेजरमेंट है ना उसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दो, बात खत्म। ठीक है, मान लो कि अगर अगर ये वाला जो नंबर है, ठीक है, इसका कैलिब्रेशन चेंज हो गया है और यहां पे मान लो कि एरर जो भी थी ये 0 नंबर है, तो मुझे कहीं यहां पे 10 पीछे मुझे दिखा रहा था, मतलब कि यहां पे जब मैं देखूंगा तो मुझे जो मेजरमेंट मिलेगा ना वो मेजरमेंट ट्रू वैल्यू से कम आएगा, मतलब कि वो मुझे माइनस की, मतलब कि पहले से कम दिखा रहा है रीडिंग, तो मैं जब भी उसका मेजरमेंट करूंगा तो मुझे जो एरर मिलेगी वो प्लस आएगी यहां पे। ठीक है, तब मेरी मेजर्ड वैल्यू जो भी ट्रू वैल्यू से कम आएगी। या सुनो, तो मान लो मेरा मेजरमेंट आया 70 kg, तो इसका मतलब ये होता है कि पहले से ये जो था ना जीरो एरर थी, पहले से वो जो मेरी स्केल थी ना वो
0 से स्टार्ट ना होके उससे पहले यहां पे जो डिजिट होता था उस डिजिट पे स्टक हो गई थी, जिसमें गैप कितना था 10 kg का। ठीक है, मैं यहां पे ये नहीं बोलूंगा कि यहां पे कौन सा नंबर होगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है वेइंग स्केल के ऊपर, आखिरी जो नंबर होता है उसके ऊपर। नेगेटिव वेट तो नहीं होता ना, सारे पॉजिटिव, वो चक्कर ही होता है जो घूमता रहता है। तो यहाँ पे जो आखिरी होगा वहां से वो स्टार्ट हो रहा था, 0 से ना स्टार्ट होकर लेफ्ट हैंड साइड पे 10 kg का जो डिफरेंस था वहां पे ये जो डिजिट था वो डिजिट से स्टार्ट हो रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे ये तो समझ में आ गया यार, यहाँ पे एरर आई, मेरा रीडिंग आज 70 kg, अगर मैंने यहाँ से ट्रू वैल्यू मान लो कि मेरी 80 kg है, ठीक है, ट्रू वैल्यू 80 kg, तो 80 kg में से हमने क्या किया 70 kg को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मुझे आंसर क्या मिलेगा +10 kg। इसका मतलब है कहीं ना कहीं मुझे क्या करना है, अगर ट्रू वैल्यू चाहे तो मुझे मेजर्ड वैल्यू में ये 10 kg को ऐड करना है। क्या करूंगा मैं, 10 kg को ऐड करूंगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो हमें रास्ता दिखाता है, यस और नो। तो यहां पे अल्टीमेटली अगर देखने जाए तो ये जो रीडिंग को लिखने की जो प्रोसीजर होती है ना, ये जो हमारा नोटेशन होता है कि भाई कहीं ना कहीं रीडिंग, इसको अभी ट्रू वैल्यू नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रीडिंग। जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका जो रीडिंग है ना वो कहीं ना कहीं ऐसे स्ट्रक्चर का होना चाहिए। कैसे स्ट्रक्चर का, मेजर्ड वैल्यू प्लस और माइनस एरर का। ठीक है, तो यहां पे बात ये आती है कि भाई कहीं ना कहीं यहां पे एरर को भी प्लस और माइनस करके लिखना पड़ता है। होता है बहुत सारे, अगर आप वो बल्ब लेके आते हो तो उसके बॉक्स के ऊपर देखना, उसके रेजिस्टेंस के पीछे भी उसका जो वैल्यू होगा उसके साथ प्लस और माइनस ये लिखा ही होगा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमें दिखाती है कि भाई अगर आप मेजरमेंट लोगे तो हो सकता है कि देयर इज एरर आएगी, लेकिन कितनी आएगी, प्लस इतनी माइनस इतना करो, वो उसकी रेंज बन जाएगी, मतलब कि इसके और इसके बीच में कुछ आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको भी आपको कंसिडर करना होता है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए अगर हमें रीडिंग लिखना है और वो लिखा जाता है मेजर्ड वैल्यू प्लस और माइनस एरर के फॉर्मेट में, तो इसीलिए हमें ना कहीं एरर को एस्टिमेट करने की ज़रूरत पड़ती है कि भाई मेरे रीडिंग में एरर कितनी आई, वो एस्टिमेट करने की ज़रूरत पड़ती है। देखो, अगर वेइंग मशीन का क्वेश्चन है, अगर वो सिस्टमेटिक एरर है, तो ज़्यादातर हमें पता ही होता है कि भाई कैलिब्रेशन का प्रॉब्लम था या फिर मिस प्रिंट का प्रॉब्लम था, तो वहां पे ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंट जो भी एरर आई तो उसका कैलिब्रेशन का प्रॉब्लम था, तो वो एरर हमें पहले से पता थी, तो यहाँ पे लिखना हो तो हम आसानी से लिख पाते हैं। ये सुनो कि भाई हाँ इतना एरर आएगा। लेकिन मान लो कि अगर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और वो एक्सपेरिमेंट में भी जो एरर आ रही है वो भी रैंडम है, तो सोचो ना हर एक रीडिंग में एरर अलग अलग होगी, कोई में पॉजिटिव होगी, कोई में नेगेटिव होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एरर को एस्टिमेट तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि फाइनली मुझे जो रीडिंग लिखना है वो तो मुझे ऐसे ही लिखना है जो मेरा मेजरमेंट आया। अगर ये मेजरमेंट को मैं बोलना चाहूँ तो टू बी स्पेसिफिक बोलूँ तो ये एक्यूरेट मेजरमेंट मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम एक ऑब्जर्वेशन नहीं लेते। ठीक है, आते हैं उसके ऊपर भी धीरे धीरे आते हैं। पहले ये समझ लो कि एरर का एस्टिमेशन क्यों हमें चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें रीडिंग को ऐसे शो करना होता है। और कई बार ना इसको बोला जाता है ये जो मेजर्ड वैल्यू ना वो उतनी एक्यूरेट होनी चाहिए कि हम मान लेते हैं कि इसको ना ट्रू वैल्यू ही मान ले। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, ट्रू वैल्यू ही मान ले। सर ये क्या बोल रहे हो, पहले बोले कि मेजर वैल्यू, अभी बोल रहे कि ट्रू वैल्यू, पहले यहाँ पे ट्रू वैल्यू लिखे थे, अभी बोल रहे कि यहाँ पे ट्रू वैल्यू, ये चक्कर क्या है। अरे भाई चक्कर कुछ भी नहीं है। ऐसा समझो कि मान लो आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें एक रीडिंग से तो चलने वाला है नहीं। ज्यादातर हमारे केस में क्या होता है, अगर मशीनरी का प्रॉब्लम है तो हमें पता ही होता है कि भाई इसमें इतनी एरर है, उसको छोड़ दो। मान लो कि एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में परफॉर्म कर रहे हो जहां पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी मैटर करती है, तो ऐसी जगह पे ना आपके लिए रीडिंग एक रीडिंग से काम नहीं चलने वाला है। यू हैव टू टेक मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस। तो कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओगे। एक रीडिंग से तो चलने वाला है नहीं, मिनिमम आप मान लो 5 रीडिंग लेते हो, तो 5 रीडिंग तो लोगे ना। हर एक रीडिंग एक दूसरे से अलग आने वाला है, हमें पता है, क्योंकि हर एक रीडिंग में वहां पे रैंडम एरर, क्योंकि वो ऐसा एक्सपेरिमेंट है कि जो सराउंडिंग के ऊपर बेस्ड है, मतलब कि सराउंडिंग जो भी है वो भी उसके ऊपर अफेक्ट कर रहा है, और सराउंडिंग चेंज हो रहा है, उसका तो कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है ना, उसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए मान लो कि आपने 5 रीडिंग लिए, 5 रीडिंग अलग अलग आए। अभी आप क्या करोगे, उसमें से कौन सा रीडिंग पसंद करोगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि उसमें से कौन सा रीडिंग पसंद करोगे, क्योंकि हमें जो मेजरमेंट, हमारा जो रीडिंग होना चाहिए ना, फाइनल रीडिंग, वो तो एक ही होना चाहिए ना, वो तो एक ही होना चाहिए। मान लो कि आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने 5 क्या मान लो 20 रीडिंग ले लिए, 20 रीडिंग लेके आए और सर को बताया कि सर देखो हमने 20 रीडिंग ले लिया, अभी आपको इसमें से जो भी अच्छा लगता है वो ले लो।
ठीक है, मेरा काम खत्म हुआ, मैंने ऑब्जर्वेशंस ले लिया, आपने बोला 20 ऑब्जर्वेशन लेने, हमने ले लिए, ठीक है। अभी उसमें से जो फाइनल वैल्यू निकलेगी कि किसको आप ट्रू वैल्यू मानोगे, समझो किसको आप ट्रू वैल्यू मानोगे, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया उसकी क्या ट्रू वैल्यू मानोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर आप 20 रीडिंग है उसमें से कोई भी अच्छा लगे वो ले लो, उठा लो, उसको ट्रू वैल्यू बोल दो, ठीक है। क्या ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, ये आपको बनाना पड़ता है। ये सुनो, वो 20 ऑब्जर्वेशन तो लिए क्योंकि हमें पहले से पता था कि देयर इज ए एरर, वहां पे एरर आने ही वाली है, ठीक है, इसलिए हमने वो एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशंस लिए। अभी सर के ऊपर नहीं छोड़ना है, आप ही को करना है। मतलब कि आपको वो सारे जो ऑब्जर्वेशन आए ना, वो सारे ऑब्जर्वेशन में से एक ऐसा रीडिंग निकालना है, एक ही रीडिंग, आंसर तो एक ही होता है ना। किसी मैं बोलूँ कि इसकी लेंथ मेजर करनी है तो कितनी लेंथ मेजर करोगे, 20 25? अरे भाई एक ही रीडिंग होनी है। मैंने बोला कि भाई इसकी लेंथ क्या है, तो आपको एक ही आंसर देना है, 25 आंसर देने की जरूरत नहीं है। भले आपने 25 ऑब्जर्वेशन लिए हो, वो अलग है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से आपने इसकी लेंथ मेजर की, वो अलग है, उसे मुझे लेना देना नहीं, मुझे तो आंसर एक ही चाहिए, यस और नो। तो उसके लिए आपको एक ही आंसर लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, वो जितने 20 ऑब्जर्वेशन है उसमें से क्या अच्छा फाइंड आउट करोगे? नहीं, उसमें से आप ऐसा कुछ तोड़ मरोड़ जो भी करना है वो करोगे, ताकि आपको जो भी फाइनल आंसर मिले ना, वो कहीं ना कहीं ट्रू वैल्यू के साथ आप कंपेयर कर पाओ। क्या कर पाओ? ट्रू वैल्यू के साथ आप कंपेयर कर पाओ, ठीक है। तो ऐसा कुछ रीडिंग आप यहां से लोगे, सही है। चलिए, तो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा ट्रू वैल्यू, मतलब कि जो भी आपका जो आंसर निकलेगा ना 20 ऑब्जर्वेशन को लेने के बाद, जो आपने उनमें से फाइनलाइज किया हुआ जो आंसर होगा, वो आंसर हमारा करीब करीब एक्यूरेट होगा। इसीलिए मैंने यहां पे ट्रू वैल्यू लिखा। और यहां पे जिसको ट्रू वैल्यू का एस्टिमेशन करने वाले थे मेजरमेंट के बाद, उसको हमने क्या बोल दिया? रीडिंग बोल दिया। इसलिए मैंने यहां पे ट्रू वैल्यू लिखा, लेकिन उसके साथ हमें और क्या लिखना है? एरर भी, क्योंकि हमें पता था कि इसमें एरर है, ठीक है। भले हमने उसका जो भी निकालना था वो निकाल लिए, जो भी वगैरह करना था वो करके हमने एक्यूरेट आंसर दे दिया, लेकिन फिर भी देयर इज एरर, एरर तो होनी ही है। तो कहीं ना कहीं हमें ये एरर वाली जो टर्म है ना, प्लस और माइनस के बाद लिखनी है, उसको एस्टिमेट करने की बहुत ही जरूरत हो जाती है, ठीक है। इसीलिए हमें यहां पे स्टडी करना पड़ता है एरर एस्टिमेशन। बच्चों यहां पे हमारे पास 3 एस्टिमेशन है, एक होता है एब्सोल्यूट एरर, दूसरा होता है रिलेटिव एरर, और तीसरा होता है परसेंटेज एरर, ठीक है। देखते जाते हैं वन बाय वन, देखते जाते हैं कि भाई एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, रिलेटिव एरर क्या होती है, परसेंटेज एरर क्या होती है, सारी चीजें देखते जाएंगे, ठीक है। क्या आपको इतनी चीजें समझ में आई कि रीडिंग को हम कुछ ऐसे लिखते हैं, ये होती है मेजर्ड वैल्यू ही, लेकिन हम एक वैल्यू नहीं मेजर करते, हम ज्यादा वैल्यू मेजर करते हैं। आपको पता होगा, अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो एक ऑब्जर्वेशन से नहीं चलता है, आपको एटलीस्ट 5-6 ऑब्जर्वेशन तो लेने पड़ते हैं, ठीक है। जितने ऑब्जर्वेशन ज्यादा लोगे ना, साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, जितने ऑब्जर्वेशन ज्यादा होंगे उतना आपका आंसर, फाइनल आंसर एक्यूरेट आएगा, क्योंकि आंसर तो एक ही देना होता है। 20 ऑब्जर्वेशन को लेके जाओगे, बोलोगे इनमें से जो पसंद आए वो ले लो, ऐसा नहीं चलता है भाई। एक्सपेरिमेंट आपने किया है तो आपको एक ही आंसर देना है, अरे यार एक ही आंसर देना होता है। तो वो कहीं ना कहीं 20 ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करने के बाद आपको एक वैल्यू बनानी पड़ती है जो एक्यूरेट होगी, एक्यूरेट होगी, यस और नो। इसीलिए हम यहां पे लिखेंगे ट्रू वैल्यू, इसको आप मेजर्ड वैल्यू बोलना चाहो तो भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके साथ ये टर्म भी चिपकानी पड़ेगी, प्लस और माइनस, मतलब कि जितना ऑब्जर्वेशन में से आपने नियरर अबाउट ट्रू वैल्यू तो निकाल ली, लेकिन फिर भी देयर इज ए एरर, मतलब कि और एक्यूरेट हम इसका लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? प्लस और माइनस एरर भी लिखेंगे, और इसीलिए इसका एस्टिमेशन जरूरी हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो देखते हैं पहला एस्टिमेशन, दैट इज द एब्सोल्यूट एरर। अभी बच्चों ये एब्सोल्यूट एरर होती क्या है, ध्यान से समझना। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो आपने जो एक ऑब्जर्वेशन लिया है, वो ऑब्जर्वेशन ट्रू वैल्यू से कितना डिफर कर रहा है, इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, सिंपल, ठीक है। आपने जो मेजरमेंट लिया है, एक मान लो एक ही ऑब्जर्वेशन लिया, एक ही मेजरमेंट लिया, तो आपने जो एक मेजरमेंट लिया है वो उसकी ट्रू वैल्यू से कितना डिफर कर रहा है, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, मैं लिखूंगा, उसको लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, डिफरेंस between measured value and true value is called absolute error.
ठीक है, जिसको डिनोट किया जाता है किससे, डेल्टा से, किससे, डेल्टा से। ठीक है, मान लो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें मैंने ए कोई ए थी, ए फिजिकल क्वांटिटी, ए वाली। ठीक है सर, ए मतलब कि अरे जैसे वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं ना, वैसे मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी का मैंने मेजरमेंट लिया जो ए है। ठीक है, सो मैंने ए का मेजरमेंट लिया, तो ए का मेजरमेंट जो भी लिया वो मेरा मेजर्ड वैल्यू मान लो आया ए, वो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कितना डिफर कर रहा है, वो जो आएगा उसको हम बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, सो इसको डिनोट करेंगे डेल्टा ए से, वेरिएशन इन ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू से आपका मेजरमेंट कितना वेरी कर रहा है, वो वेरिएशन को बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है पॉइंट, जिसको डेल्टा ए से दिखाया जाता है। ठीक है, तो डेल्टा ए का मतलब क्या होता है, आपने जो मेजरमेंट लिया वो ट्रू वैल्यू से कितना डेविएट हुआ, कितना डिफरेंस वहां पे दिखा, उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर। तो यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई एब्सोल्यूट एरर जो भी है वो एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। सीधी सी बात है, ट्रू वैल्यू में से मेजरमेंट में से ट्रू वैल्यू को सबट्रैक्ट करना है, तो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। अगर ये मेजरमेंट ट्रू वैल्यू से ज्यादा है तो एरर पॉजिटिव होगी, मतलब कि डेविएशन पॉजिटिव होगा। अगर ये मेजरमेंट ट्रू वैल्यू से कम है तो डेविएशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि कम वैल्यू में से ज्यादा वैल्यू तब सबट्रैक्ट होगी तो डेविएशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी पॉइंट लिखेंगे, एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। आई बात समझ में, बहुत ही सिंपल पॉइंट है। तो ये होता है एब्सोल्यूट एरर का, सिंपल लैंग्वेज में समझाए। ठीक है, लेकिन उसका यूज कहां पे होता है वो भी समझ लेते हैं। इसका यूज कहां पे करोगे एब्सोल्यूट एरर का, वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें तो एरर एस्टिमेशन ही करना है ना, हमें एरर एस्टिमेशन करना है, और ये एक एस्टिमेशन के लिए ही यूज होती है एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो इसका यूज कैसे करेंगे वो भी समझते हैं। कई बार ना आपको पूछते हैं कि रैंडम एरर को कैसे निकाला जाए। हाँ, रैंडम एरर को कभी भी निकाल नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट नलीफाई 100% रैंडम एरर, उल्टा हो गया, वी कैन नॉट नलीफाई रैंडम एरर 100%। ठीक है, रैंडम एरर को 100% निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन रैंडम एरर को मिनिमाइज करना पॉसिबल है। कैसे करी जाती है रैंडम एरर मिनिमाइज, वो देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रैंडम एरर को मिनिमाइज करने की जो प्रोसेस है ना, वही प्रोसेस में हम एब्सोल्यूट एरर को भी यूज करने वाले हैं। ठीक है, और अगर आपको एब्सोल्यूट एरर पता है तो ही आप रिलेटिव एरर के पास जा सकते हो, तो ही आप परसेंटेज एरर के पास जा सकते हो। तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि पहले एब्सोल्यूट एरर आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखते हैं अभी कि रैंडम एरर को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, और उसको मिनिमाइज करने के लिए ये एब्सोल्यूट एरर का रोल क्या है। ठीक है, वो कहां पे यूज होगी मिनिमाइजेशन प्रोसेस में, वो भी समझते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं मिनिमाइजेशन प्रोसेस ऑफ रैंडम एरर। इसको ना मैं अलग टॉपिक नहीं लगाऊंगा, यहीं पे साथ में ही देखते जाएंगे। ठीक है, सो हाउ टू रिजोल्व लिखेंगे, हाउ टू रिजोल्व नहीं लिखेंगे, मिनिमाइज, हाउ टू मिनिमाइज रैंडम एरर। क्योंकि कहीं ना कहीं इसको मिनिमाइज करने में जो भी हम स्टेप्स फॉलो करेंगे ना, उसमें एब्सोल्यूट एरर का बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक है, वहीं पे इसका यूज आने वाला है, बहुत ही बड़ा रोल है। होती क्या है ये, हाँ, आपका मेजरमेंट ट्रू वैल्यू से कितना डेविएटेड है, कितना डिफरेंस है वहां पे, उसका वैल्यू, उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर, सिंपल भाषा में बोले तो। ठीक है, चलिए तो हाउ टू मिनिमाइज द रैंडम एरर। देखो, रैंडम एरर मिनिमाइज करने के लिए आपको पता ही है बच्चों की, जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो एक्सपेरिमेंट में आप एक रीडिंग कभी नहीं लेते हो। अगर आपके कोई फिजिक्स के टीचर है लेबोरेटरी पे, अगर आप किसी और टीचर के पास जाओगे तो वो भी हमेशा आपको क्या सलाह देंगे कि भाई एक रीडिंग से काम मत चलाओ, मैक्सिमम रीडिंग लेने की कोशिश करो, एटलीस्ट 5-6 रीडिंग तो आपको लेना ही है। यस और नो, तो जितना हो सके उतना मैक्सिमम रीडिंग आप यहाँ पे लेते जाओ। ठीक है, तो मान लो बच्चों कि आपने ना यहाँ पे n रीडिंग लिए, कितने, n, आप बहुत ही होशियार बच्चे हो, बहुत ही क्लेवर बच्चे हो, तो मान लो कि यहाँ पे आपने n रीडिंग ले लिए, मान लो, अज्यूम कर लो, ना 5 ना 10 ना 20, n रीडिंग ले लिए। वो n कैन बी एनीथिंग, n कैन बी 100, n कैन बी 1000। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही है भाई, इतना रीडिंग लोगे क्या, इतने भी अच्छे बच्चे नहीं हो। मुझे पता है एक्सपेरिमेंट कैसे करते हो, हम जाते हैं ना वो लेबोरेटरी में, जब भी वो एक्सपेरिमेंट बच्चे करते हैं तो एक रीडिंग ले लिया,
फिर क्या करते हैं, बाकी और 4-5 रीडिंग कौन लेता है भाई, उसी के ऊपर से अप्रोक्सीमेटली, अच्छा ये 3.2 आया, ए 3.1 लिख, वो 3.4 लिख, वो 3.7 लिख, अपने आप ही रीडिंग बन जाता है। पता नहीं कहाँ से अपने आप अंदर से वर्चुअली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो जाता है। बाद में एक रीडिंग लिया, बाकी के रीडिंग तो ऐसे वर्चुअली आ जाते हैं, बताओ, अंदर दिमाग में ही एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाता है, बोलो। और ऐसे रीडिंग लिख लेते हैं, बोलो, हमने देखा है, ऐसा भी देखा। पूछते हैं ना कि यार कैसे ये वैल्यू आई, बताओ तो जरा क्या हुआ था, क्योंकि हमें पता होता है कि रेजिस्टेंस का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, रेजिस्टेंस मेजरमेंट का, और टेम्परेचर तो उतना वेरी ही नहीं हुआ, फिर भी इतना बड़ा एरर। कोई तो एक इतना बड़ा कितना गैप लाते हैं कि वो दिखा सके कि हाँ मैंने एक्सपेरिमेंट अच्छे से पढ़ा। तो एक आता है रीडिंग 3.2, दूसरा आता है 4.7, तीसरा आता है 5.9। अरे क्या कर रहे हो भाई, बोलो इतना बड़ा गैप। कोई भी समझ जाएगा कि भाई तुमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ही नहीं किया है, ये शायद परफॉर्म किया होगा, लेकिन ये दोनों तो किए ही नहीं, अपने आप बना दिए ताकि सर को ऐसा लगे हाँ एक्सपेरिमेंट तो किया, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी भरोसा नहीं होता है अपने आप पे, या तो हम आलसी है या तो हमें खुद को भी भरोसा नहीं है, तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ हमने किया परफॉर्मेंस। देखो ऐसा नहीं होता है, एक्सपेरिमेंट करते हो तो सिंसियरली परफॉर्म करो, देखो क्या हो रहा है, तो ही तो ये सारी चीज़ें पढ़ने का मतलब क्या है, कहाँ पे यूज़ होगी आपको, कहीं ना कहीं तो ये यूज़ होना ही है ना, वो लेबोरेटरी में ही मैक्सिमम यूज़ होती है। एरर एस्टिमेशन वहीं पे आपको लगाना है, यस और नो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों आपको 11th स्टैंडर्ड के सेकंड चैप्टर में ही ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। एक्सपेरिमेंट अभी स्टार्ट होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़े सिंसियर हो जाओ, सिंसियर होकर एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है। चलिए, तो आप, हाँ हम बात कर रहे थे रैंडम एरर को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। बच्चों मान लो कि आपने ना n रीडिंग ले लिए, कितने n रीडिंग, ठीक है। तो आपने बहुत ही बढ़िया, आपने कितने रीडिंग निकाले, n, उसको मैं लिखता हूं, पहला रीडिंग आया था A1, दूसरा A2, तीसरा A3, लाइकवाइज दिस। अब मान लो आपने n रीडिंग ले लिया AN। अभी अगर मैं पूछूं कि बच्चों इसमें से ट्रू वैल्यू कौन सी होगी, क्या ये इतने एन रीडिंग लेके आप मेरे पास आओगे, मुझे बोलोगे सर ये लो हमने एन रीडिंग ले लिया, उसमें से जो भी अच्छा लगे पसंद कर लो, ऐसा करोगे नहीं। क्या करोगे, इसमें से कौन सा सही होगा क्या आपको पता है, नहीं पता है। जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तभी थोड़ी उसकी ट्रू वैल्यू क्या है वो पता होती है, यस और नो। ट्रू वैल्यू हमें पता नहीं होती, हमें उसको गैस करनी होती है, यस और नो। तो उसी के लिए मेजरमेंट के लिए ही तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, समझ रहे। तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू आपको पता नहीं होगी, तो इसमें से कौन सी वैल्यू ट्रू होगी या फिर कौन सी वैल्यू एक्यूरेट होगी वो हमें पता नहीं। हो सकता है इसमें से एन रीडिंग में से 2-3 रीडिंग ऐसा है कि जो एकदम एक्यूरेसी वाले हैं, मतलब कि एक्यूरेट है, जिसको हम एक्यूरेट बोल सकते हैं, फिर भी आपको ये पता नहीं होगा क्योंकि ट्रू वैल्यू आपको पता ही नहीं है, समझ रहे हो। तो ऐसे टाइम पे, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसका एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे बढ़िया, क्यों किसी को पसंद करे, अगर एक को पसंद करोगे तो बाकी सारे बुरा मान जाएंगे, अगर किसी दूसरे को पसंद है तो बाकी सारे बुरा मान जाएंगे। अरे क्यों सबको बुरा लगाए, एक काम करो ना, सबको जोड़ो, एवरेज निकाल लो, जो भी एवरेज आएगा वही हमारे लिए क्या होगी, ट्रू वैल्यू बन जाएगी, समझ रहे हो। तो हम यहां पे क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करते हैं, मान लो एन रीडिंग ले लिए, अभी क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हम यहां पे इन सब का एवरेज निकालेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप शुड बी एवरेज, इन सब का एवरेज निकाल लो, जिसको हमने मान लो बोल दिया मीन, ए मीन, ठीक है, ए मीन ही बोलते हैं ना चलो कैसे निकालते हैं, सर नहीं पता, क्या बात कर रहे हो, मीन निकालना नहीं आता, अरे रे रे रे, अच्छा देख लो फॉर्मूला लिख लिए चलो A1 + A2 + अप टू AN डिवाइड बाई n, ठीक है। तो ये होगा इसका मीन। तो बच्चों ये जो वैल्यू हमारे पास आई ना, इसी को हम क्या मान लेंगे, हमारी ट्रू वैल्यू मान लेंगे। मान लो कि यही हमारी ट्रू वैल्यू है, लेकिन हमने बोला था कि कोई भी रीडिंग अगर आपको लिखना है तो रीडिंग को लिखने के लिए आपको ये फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस एरर। ये एन रीडिंग को जोड़ के हमने एवरेज निकाल के हमने एक वैल्यू तो बना दी जिसको हम यहां पे प्लेस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी समथिंग इज मिसिंग, दैट इज द एरर, एस्टिमेशन ऑफ एरर, वो अभी बाकी है, यस और नो। तभी उसको कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू तो हमने यहां से निकाल ली एवरेज वगैरह करके, वो वैल्यू बाकी है, तो उसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। उसके लिए क्या करेंगे, देखो हर एक रीडिंग में एरर होगी, हमें पता है हर एक रीडिंग में एरर होगी, ठीक है। एक ऐसा तो है नहीं कि आपको पता है कि भाई इसमें से जो मैंने मान लो कि 100 रीडिंग लिया उसमें से 70 रीडिंग सही है, बाकी के 30 रीडिंग जो भी है उसमें एरर है, ऐसा तो होगा नहीं, हर एक रीडिंग में एरर होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अभी
हर एक रीडिंग में कितनी एरर है वो पहले निकालते हैं। ठीक है, हर एक रीडिंग में कितनी एरर है वो निकाल लेते हैं। हर एक रीडिंग में कितनी एरर है वो निकालना है बच्चों, कुछ स्ट्राइक होना चाहिए। आपके द्वारा लिया गया मेजरमेंट ट्रू वैल्यू से कितना डेविएटेड है उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर। हर एक रीडिंग ट्रू वैल्यू से कितनी डेविएटेड है वो कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट एरर से। यस और नो? अभी आई बात समझ में? एब्सोल्यूट एरर का रोल क्या है यहां पे? हर एक रीडिंग ट्रू वैल्यू से कितना डेविएटेड है वो निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे? एब्सोल्यूट एरर का। ठीक है, मतलब कि ये सर क्या सारे रीडिंग के लिए ये करना पड़ेगा? जी हाँ, सारे रीडिंग के लिए ये परफॉर्म करना पड़ेगा। मतलब कि इसके बाद किसकी बारी आएगी? एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर की बारी आएगी। मतलब कि मैं क्या करूंगा? पहले रीडिंग में कितना एरर है वो निकालूंगा। मान लो पहले रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा A1। क्या लिखूंगा मैं उसको? मेरा मेजरमेंट ट्रू वैल्यू से, किसको हमने ट्रू वैल्यू मान लिया है? ए मीन, क्योंकि ये तो पता नहीं है ना आपको जिस फिजिकल क्वांटिटी का आपने मेजरमेंट लेना है, क्या उसका ट्रू वैल्यू आपको प्रोवाइड करेंगे? वो लोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बहुत ही सेल्फिश लोग होते हैं। कभी भी आपको जिस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट लेना उसका ट्रू वैल्यू कभी नहीं बताएंगे, उसी को तो आपको निकालना है। तो अभी किसी का तो सहारा चाहिए ना एरर निकालने के लिए, क्योंकि हमारा एब्सोल्यूट एरर क्या बोलता है? रीडिंग आपके ट्रू वैल्यू से कितना डेविएट कर रहा है, कितना डिफरेंस है ट्रू वैल्यू से, वो होती है एब्सोल्यूट एरर। तो कहीं ना कहीं मुझे ट्रू वैल्यू चाहिए जो वो लोग नहीं बताएंगे। ठीक है, तो आपको ही इसको मान लेना पड़ेगा कि भाई मान लो ए मीन ही मेरे लिए ट्रू वैल्यू है, और ए मीन से ये कितना, क्योंकि यही इसीलिए अभी समझ में आया क्यों मैंने रीडिंग इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस एरर लिखा था। अभी आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, ये सुनो कि क्यों मैंने वहां पे ट्रू वैल्यू लिखी थी। ठीक है, चलिए, सो डेल्टा A1 रीडिंग ट्रू वैल्यू से कितना डेविएटेड है वो होती है डेल्टा A1, मतलब कि A1 माइनस ए मीन। सही है, क्योंकि इसी को हमने ए मीन को ही हमने क्या मान लिया है? ट्रू वैल्यू, क्योंकि हमें पता नहीं है तो हमने इसका जो एवरेज निकला उसी को ट्रू वैल्यू ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, चलिए, तो डेल्टा A2 क्या लिखेंगे? दूसरे रीडिंग में कितनी एरर आएगी? तो A2 माइनस ए मीन। तीसरे रीडिंग में कितनी एरर आएगी? A3 माइनस ए मीन। लाइकवाइज दिस एन रीडिंग, जो लास्ट रीडिंग होगा AN, उसमें कितनी एरर आएगी? AN माइनस ए मीन। सही है? क्लियर है? ठीक है, चलो, तो एब्सोल्यूट एरर तो समझ में आ गई। तो एब्सोल्यूट एरर का रोल क्या है? मिनिमाइज करने के लिए। किसको? रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए जो स्टेप्स फॉलो करेंगे उसमें एब्सोल्यूट एरर यूज होगी। ठीक है, ये हो गई एब्सोल्यूट एरर की बात। लेकिन यहां पे तो जितने रीडिंग लिए थे वो सभी रीडिंग की अपनी इंडिविजुअल यहां पे एब्सोल्यूट एरर निकली। लेकिन हमें तो जो आंसर लिखना है उसमें तो एक ही एरर लिखनी है। ठीक है, जो रिजल्ट इज इक्वल टू क्या होता है? ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस एरर। ठीक है, टू बी स्पेसिफिक बोलूं तो ट्रू वैल्यू क्या आएगी मेरे लिए? ए मीन आएगी। तो मैं इसको लिखूंगा ए मीन प्लस और माइनस एरर। ठीक है, तो ये तो हमने लिख दिया एक ही रीडिंग। यहां पे तो एन रीडिंग की, हर एक रीडिंग के अलग अलग, कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है। ठीक है, अभी उसमें से कौन सी एरर यहां पे लिखूं? ये भी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो गई कि यार एरर तो हमने सभी रीडिंग की इंडिविजुअल निकाली, लेकिन लिखनी तो यहां पे एक ही है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे? इसके लिए भी एवरेज निकालेंगे। मतलब कि नेक्स्ट स्टेप शुड बी व्हाट? एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर। एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर। सही है पॉइंट? चलिए, तो अभी निकालेंगे डेल्टा ए मीन। क्लियर है? डेल्टा ए मीन। यहां पे बच्चों एक ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पे ना एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। ध्यान रखो, हमेशा ना एरर का एडिशन ही होता है, कभी भी एरर सबट्रैक्ट नहीं होती है। मैंने माना कि एक रीडिंग में मेरी एरर इतनी है, दूसरा रीडिंग लिया तो उसमें इतनी एरर है, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, दैट डजंट मैटर, एरर हमेशा ऐड ही होती है। लेकिन सर क्या करें, आप तो बोल रहे हो कि एरर हमेशा ऐड ही होगी, लेकिन यहां पे अगर मैं एवरेज निकालने जाऊंगा तो कोई एरर पॉजिटिव होगी कोई नेगेटिव होगी। अगर मैं ऐड करने जाऊं तो नेगेटिव वाली तो सबट्रैक्ट हो जाएगी। हाँ, नेगेटिव वाली सबट्रैक्ट हो जाएगी, ये नहीं होने देना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? यहां पे मॉड यूज करेंगे।
यहाँ पे मॉड यूज करना है, ठीक है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, लेकिन जब भी एवरेज निकालेंगे एट दैट टाइम हमेशा याद रखना कि हर एक रीडिंग की एरर को ऐड करना है। सिंपल, यस और नो। तो उसके लिए अगर वो एरर नेगेटिव है तो अभी उसको क्या लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव। अभी नेगेटिव को पॉजिटिव लिखना याद नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, मॉड में ही सारी चीजें लिख देते हैं। सो ये हो जाएगा मॉड डेल्टा A1 प्लस मॉड डेल्टा A2 प्लस अप टू कहां तक जाएगा, मॉड डेल्टा AN डिवाइड बाय n। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ये हमने निकाल लिया एब्सोल्यूट एरर का एवरेज। तो अभी मेरा रीडिंग पूरा हो सकता है। सो नाउ आई कैन से दैट फाइनल आंसर, मेरा आंसर मेजरमेंट ऑफ A इज नथिंग बट इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा, A मीन प्लस और माइनस डेल्टा A मीन। यही फॉर्मेट आ गया ना, ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस एरर, ठीक है। तो इस तरह से रैंडम एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है। ये हो गया मिनिमाइजेशन ऑफ रैंडम एरर, ठीक है। तो जो भी हमारा रीडिंग आएगा ना वो फाइनल आंसर ये वाले फॉर्मेट वाला होना चाहिए। दिस शुड बी द फाइनल फॉर्मेट, ए मीन प्लस और माइनस एरर। क्लियर है। तो एब्सोल्यूट एरर यहां पे यूज होती है, यहां पे हमें एब्सोल्यूट एरर की रिक्वायरमेंट आ जाती है, इसीलिए हमें इसका एस्टिमेशन पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गई एब्सोल्यूट एरर की बात। आई होप सो कि क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। तो भाई रिलेटिव एरर क्या होती है, बहुत ही बढ़िया, एक एस्टिमेशन तो देख लिए, अभी रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर मतलब कि किसी के रिस्पेक्ट में अगर हमें एरर निकालनी है वो, रिलेटिव एरर मतलब कि किसी के रिस्पेक्ट में अगर मुझे एरर निकालनी है वो, ठीक है। तो अभी रिलेटिव एरर क्या होगी, बहुत ही सिंपल बच्चों, याद रखना है कि रेशियो ऑफ एवरेज एब्सोल्यूट एरर विद द एवरेज मीन, एवरेज मेजरमेंट इज कॉल्ड द रिलेटिव एरर, ठीक है। मैं लिखता हूं यहां पे डेफिनेशन लिखता हूं, रिलेटिव एरर रेशियो ऑफ, ब्लू कलर से लिखते हैं अच्छा लगता है चलिए, रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट, एवरेज एब्सोल्यूट एरर टू एवरेज मेजरमेंट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर, ठीक है। इसको ना डेल से डिनोट किया जाता है, इसका नोटेशन अगर देखोगे ना तो थोड़ा अजीब लगेगा। इसको ना डेल, डेल ए, डेल नहीं बोले, डेल नहीं, डेल, डेल, डेल ए इज नथिंग बट इक्वल टू किसका रेशियो है, देखो यहां पे देखो, ये फॉर्मूला में देखो, ये जो आपकी एवरेज एब्सोल्यूट एरर निकली ना, इसका एवरेज मेजरमेंट के साथ, एवरेज मेजरमेंट के साथ रेशियो जो भी लोगे आप, उसी को बोला जाता है रिलेटिव एरर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ए मीन डिवाइड बाय ए मीन, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारे लिए क्या, रिलेटिव एरर। क्लियर है पॉइंट। डेल, इसको बोला डेल ए, डेल ए इज नथिंग बट इक्वल टू डेल्टा ए मीन डिवाइड बाय ए मीन, ठीक है। तो ये होती है रिलेटिव एरर। क्लियर है पॉइंट, बहुत ही सिंपल है। जो भी आपने यहां पे एवरेज एब्सोल्यूट एरर निकाली है, ये जो डेल्टा ए मीन है, उसका रेशियो किसके साथ लो, एवरेज मेजरमेंट के साथ लो। मतलब कि आपके एवरेज मेजरमेंट के साथ आपके रीडिंग में कितनी एवरेज एरर है, वही रेशियो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, रिलेटिव एरर प्रोवाइड करेगा। बहुत ही सिंपल है, यस और नो। खैर इसके रिलेटेड जब क्वेश्चन देखेंगे ना तब और आसानी से आप इसको समझ पाओगे। तो ये होता है क्या, डेल्टा ए मीन बाई ए मीन, ठीक है। अगर मान लो एक ही मेजरमेंट है तो उसके लिए क्या होगा, यही फॉर्मूला, एक ही मेजरमेंट है तो डेल्टा ए बाई ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा उसका, क्योंकि एक ही मेजरमेंट लिया है हमने, ठीक है। तो उसके लिए डेल्टा ए बाई ए, ठीक है, ऐसे हम इसको लिखेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज द परसेंटेज एरर। नेक्स्ट वन क्या है, परसेंटेज एरर। नंबर 3, परसेंटेज एरर। बच्चों अगर रिलेटिव एरर को हम परसेंटेज के साथ एक्सप्रेस कर दें, अगर हम रिलेटिव एरर को परसेंटेज के साथ, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर हम इसको एक्सप्रेस कर देते हैं तो हम बोलते हैं कि ये क्या हो गई, परसेंटेज एरर, ठीक है। तो व्हेन लिखेंगे क्या, व्हेन
रिलेटिव एरर is expressed in terms of percentage. परसेंटेज लिखना है पूरा, नीचे लिखता हूं ऑफ परसेंटेज, देन इट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। ठीक है, अगर मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, रिलेटिव एरर को ही हमें परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है, तो डेल ए इज नथिंग बट इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा ए मीन डिवाइड बाय ए मीन मल्टीप्लाई विद दी 100। ठीक है, इतना करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज एरर मिल जाएगा। ठीक है, इतना करोगे तो आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गई बात परसेंटेज एरर की, मतलब कि पहले एब्सोल्यूट एरर निकालो तभी आपको रिलेटिव एरर मिल सकती है। तो रिलेटिव एरर निकाली तो परसेंटेज एरर निकालना बहुत ही सिंपल है। तो देखो परसेंटेज एरर चाहिए तो रिलेटिव निकालो, रिलेटिव चाहिए तो क्या निकालनी पड़ेगी आपको, एब्सोल्यूट एरर निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो पॉइंट बहुत ही सिंपल है। एब्सोल्यूट एरर होती क्या है, आई होप सो कि अभी समझ में आ गया है। रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के स्टेप्स क्या है, हमने ये फॉलो किया। ठीक है, हम क्या करेंगे, एन रीडिंग लेंगे, सबका एवरेज निकालेंगे, उसी को ट्रू वैल्यू मानेंगे, फिर हर एक रीडिंग में कितनी एरर है वो निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, वो सारी इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर का भी हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो हम कहीं ये आंसर के फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो हमें ये एवरेज निकला ना, एवरेज एब्सोल्यूट एरर का अगर आप इसके साथ एवरेज मेजरमेंट के साथ अगर रेशियो लेते हो तो आपको क्या मिलेगी, रिलेटिव एरर मिलेगी, और उसी को मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, परसेंटेज एरर मिल जाएगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एरर एस्टिमेशन। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, चलिए तो यहां पे अपना ये लेक्चर भी स्टॉप करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। वहां पे देखेंगे कि कैसे एरर्स के रूल्स वहां पे लगाने पड़ते हैं। ठीक है, एरर पढ़ लिए, एस्टिमेशन के लिए कितनी एरर पढ़नी है वो भी देख लिए, अभी एरर के रिलेटेड कितने रूल्स रेगुलेशन है वो भी हमें देखना है। ठीक है, कि कब एरर ऐड होगी, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो एरर का क्या होगा। ठीक है, क्या एरर सब्ट्रैक्ट हो सकती है, नहीं। क्या एरर मल्टीप्लाई हो सकती है, नहीं। क्या एरर डिवाइड हो सकती है, नहीं। एरर सिर्फ ऐड होगी, लेकिन कौन सी एरर ऐड होगी वो सारी चीजें आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगी। तो आई होप सो कि आपको जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो मेरे लेक्चर से आपको मिल चुकी है। आई होप सो कि आपको जितनी चीजें मैंने समझाई है वो आपको समझ में आ चुकी है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको अच्छा लगता है कि वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो आपको समझ में आती है, और ऐसे कोई आपके भी कोई फ्रेंड्स है तो उन तक मेरी चैनल पहुँचाओ। ठीक है, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। चलिए तो यहाँ पे अपना लेक्चर एंड करते हैं। टिल दैट एंजॉय योर डे। थैंक यू।